तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ने लेक्चर नंबर 6 देख लिया है और उसके बाद आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। वेरी गुड। अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। उसके अंदर हमने एक लास्ट में पैरेलैक्स मेथड नाम से चीज़ देखी थी। आज की क्लास की शुरुआत हम वहीं से करेंगे और आज हम इस क्लास में इनडायरेक्ट मेथड्स को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो लेट अस सी पैरेलैक्स मेथड के अंदर हमने क्या सीखा था। तो सब लोग अपनी कॉपी में ज़रा लिखें पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड में हमने क्या सीखा था। पैरेलैक्स मेथड में बेटा हमने दो चीज़ें सीखी थी। एक, किसी भी स्टार का डिस्टेंस अगर हमको निकालना हो तो वो हम अर्थ के दो डिफरेंट पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लेकर के, जिन दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हमने बेसिस बोला था, हम वो चीज़ निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमने सीखी थी कि किसी भी स्टार का साइज़ निकालना है, उसका एंगुलर डायमीटर कितना होगा या फिर उसका डायमीटर कितना होगा, वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं पैरेलैक्स मेथड से। तो आज की क्लास में मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि सर ये जैसे हम यहाँ पे अर्थ के ऊपर खड़े होकर किसी स्टार को देखते हैं और आपने बोला था कि सर ऐसे हम एक लाइन यहाँ से बनाते हैं, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से लेते हैं, एक लाइन ऐसे बनती है, ये एंगल कैसे नापते हैं। ये कई बच्चों के मन में इनक्यूजिटिवनेस आती है, तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। अब देखो बच्चों, ये जो स्टार है ना, ये हम एज्यूम करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंट वाला स्टार नहीं है, क्योंकि देखो स्टार्स तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी अर्थ के कंपैरेटिवली पास में होते हैं और कुछ होते हैं जो बहुत दूर होते हैं। तो अगर ये स्टार एक ऐसा स्टार है जो कि अर्थ के कंपैरेटिवली पास में है और कई स्टार्स ऐसे हैं जो बहुत दूर है अर्थ से, तो जो स्टार बहुत दूर होते हैं उनको हम ऑलमोस्ट कहाँ पे मान सकते हैं, इन्फिनिटी पे मान सकते हैं। कहाँ मान सकते हैं बच्चों, इन्फिनिटी पे मान सकते हैं। तो अब ध्यान दो, जब हम यहाँ पे खड़े होके अपने वाले स्टार की ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं, उसी वक्त हम यहाँ पे खड़े होकर एक इन्फिनिटी वाले स्टार को भी देख लेते हैं और अपने मन में बिठा लेते हैं कि हमने भैया उस वाले स्टार को देखा है। अब वो जो इन्फिनिटी वाला स्टार है बच्चों, वो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ऐसी लाइन के ऊपर कहीं पे होगा। अब इस बोर्ड पे मैं बना नहीं सकता कि वो बहुत दूर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। बहुत दूर है तो वो ऐसे इन्फिनिटी पे रे जा रही होगी ये वाली, तो वहाँ पे कहीं होगा वो स्टार। उसी तरह से जब आप यहाँ पे खड़े होगे, आप अपने वाले प्यारे स्टार को तो देख ही रहे हो जिसका डिस्टेंस निकालने में आप इंटरेस्टेड हो। आप यहाँ पे खड़े होकर भी उसी इनफाइनाइटली दूर वाले स्टार को देखते हो जिसको यहाँ से खड़े होकर हमने पहले देखा था। समझ में आ रही है आपको बात। तो जब आप यहाँ बी पॉइंट पे खड़े होकर भी उस दूर वाले स्टार को देखते हो, तो आपकी जो रे जाएगी, आपकी जो लाइन ऑफ साइट जाएगी, वो ऐसे कुछ जाएगी। यस और नो, यस और नो। तो मैं ये बोल रहा हूँ, आप ए पे खड़े होकर अपने स्टार को देखो और साथ ही ए पे खड़े होकर बहुत दूर वाले स्टार को भी देख लो, और उन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है उसको φ1 बोल दो, φ1। वही काम आप बी पॉइंट पे आके करो, अपने वाले स्टार को देखो, बहुत दूर वाले स्टार को देखो, और जो दोनों लाइनों के बीच का एंगल है उसको आप φ2 बोल दो। यस और नो। ये दोनों लाइनें पैरेलल है बेटा। क्यों? क्योंकि वो स्टार इन्फिनिटी पे है। समझते हो ना, जब इन्फिनिटी से रेज आती है तो पैरेलल आती है, तो ये समझ लो ये वो रेज आ रही है। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के एक पैरेलल लाइन और खींचो जो आपके वाले स्टार से पास हो रही हो, ऐसे लाइक दिस, तो बेटा ये तीनों रेज पैरेलल हो गई। अगर ये तीनों पैरेलल हो गई तो ये नीचे वाली और ये बीच वाली, ये अगर φ2 है तो ये वाला एंगल कितना है, φ2। अगर ये φ1 है तो ये एंगल कितना है, φ1। ऑल्टरनेट एंगल तो समझते हो ना, दो पैरेलल लाइंस, ये बीच में ट्रांसवर्सल, तो ये φ2 तो ये भी φ2। तो क्या आप देख पा रहे हो कि जो थीटा है दैट इज नथिंग बट φ1 प्लस φ2। तो इस तरह से ये एक टेक्निक है। देयर आर अदर टेक्निक्स ऑल्सो, कि हम क्या करते हैं, हम जब अपने वाले स्टार को देखते हैं तो उसके साथ साथ हम वहीं पे खड़े होकर बहुत दूर वाले स्टार को भी देख लेते हैं और उन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है उसको नाप लेते हैं, φ1। वही काम हम यहाँ पे आके करते हैं, फिर φ1 और φ2 को ऐड कर देते हैं, उसी को थीटा बोल देते हैं। समझ में आई बात। तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको डायरेक्ट थीटा नहीं देगा, आपको वो बोलेगा φ1 और φ2 की वैल्यू इतनी इतनी है, तो बताओ जी ये स्टार कितनी दूर है। कर लोगे, बाकी उसके बाद टेक्निक सेम रहेगी। समझ में आ गई बात। चलो बच्चों, तो मज़ा आ रहा है आपको इनडायरेक्ट मेथड्स को पढ़ने में। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाने में। आई एम एज्यूमिंग कि आपको भी मज़ा आ रहा है ना। थोड़ा बेटा इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करोगे तो आपको और मज़ा आएगा।
ऐसे मत सोचो कि अभी बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए, अभी तो हमको कंफर्म नहीं है हमको क्या करना है। डोंट थिंक लाइक दैट। यू हैव गॉट सो मच ऑफ टाइम राइट नाउ, यूटिलाइज इट, ताकि तुम बाकी बच्चों से रेस में आगे निकल जाओ। ये बेटा एक रेस है जो जिसके अंदर करीब 15 लाख बच्चे भाग रहे हैं आपके साथ। इफ़ यू आर एमिंग फॉर जेई एग्जाम, तो 15 लाख बच्चों में जीतने के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है। तो अगर हम चीज़ों को अभी से इंटरेस्ट लेके करेंगे ना, देन आई कैन एश्योर यू, यू विल गेट अ सीट इन द टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया। आपका जो भी सपना है, जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो, आपको वहाँ पे सीट मिलेगी, है ना। थोड़ा इंटरेस्ट लेके, थोड़ा एनर्जी के साथ, ठीक है। बोर नहीं होना है बिल्कुल भी, एंथुजियाज्म के साथ पढ़ना है। वेरी गुड। चलो माय डियर किड्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2.2, सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2.2 फ्रॉम एनसीईआरटी on page number 19. So if you have the book, very good. If you don't have the book, I am going to explain you the question. तो क्वेश्चन में पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल करना एक डिफरेंट तरीके से। तो इसमें क्या बताया बेटा कि मान लो आपके पास एक बिल्डिंग है या टावर है जिसको उन्होंने सी बोला है। इस टावर का डिस्टेंस आपको यहां से नापना है। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमको नापना है, तो इस डिस्टेंस को हम एक्स बोल देते हैं। अब इसके लिए भी हम पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन यूज पैरेलैक्स मेथड टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड दिस टावर। ये सी जो है, दिस इज टावर, ठीक है। तो यहां पे बंदा खड़ा होता है और सी की लाइन में बहुत दूर एक और ऑब्जेक्ट है, उसको भी साथ में देख लेता है ऐसे। तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो एसी लाइन के ऊपर ही है ऐसे। डिस्टेंट का मतलब होता है इनफाइनाइटली डिस्टेंस, ठीक है। नाउ यहां से ऑब्जर्वेशन करने के बाद ऐसा बोला जाता है कि वो बंदा ए पॉइंट से, मतलब एसी के परपेंडिकुलर 100 मीटर चलता है। तो लेट से 100 मीटर वो ऐसे चल के यहां पे आ गया। सो दिस इज 100 मीटर। अब क्योंकि टावर तो पास में, तो टावर का तो एंगल जो है या टावर का जो लाइन ऑफ साइट है वो ऐसे हो जाएगी। अगर उसको टावर को देखना हो, टावर ऐसे दिखेगा। लेकिन बेटा जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो तो यहां पे खड़े होकर भी ऐसे ही देखना पड़ेगा। यस और नो? जब ए पे खड़ा था तो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऐसे इनफाइनाइट दूर देखना पड़ रहा था, और जब वो यहां पे आ गया तो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसी लाइन के पैरेलल लाइन ऑफ साइट जाएगी जिस लाइन के पैरेलल तब गई थी जब वो ए पे खड़ा था। ये इमेजिन करो। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे बना के नहीं दिखा सकता आपको। आप सोचो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यहां से 5 किलोमीटर दूर है, तो जब मैं ए पे खड़ा था और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहा था इस लाइन के अबाउट, तो लाइन ऐसे जा रही थी। अब सोचो मैं अगर 100 मीटर नीचे आ गया और यहां से खड़े होकर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं जो कि 5 किलोमीटर दूर है, तो ऑब्वियसली ये लाइन अभी भी पैरेलल ही होगी इसके। समझ पा रहे हो? लेकिन ये जो सी टावर है ये अब इस लाइन पे नहीं होगा। सी टावर ऐसे हो जाएगा इस लाइन पे, तो ये लाइन अलग और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट उसी लाइन पे। तो ये एंगल नापा गया थीटा, विच केम आउट टू 40 डिग्री। इस एंगल को बोला गया पैरेलैक्स एंगल। इस एंगल को बोला गया पैरेलैक्स एंगल। तो पैरेलैक्स एंगल क्या होता है बेटा? कल भी मैंने आपको समझाया था कि अगर मान लो आप इस पेन को अपनी आंखों से देखो, तो इस आंख से देखोगे तो पेन इस लाइन पे दिखेगा, इस आंख से देखोगे तो पेन इस लाइन पे दिखेगा। समझ पा रहे हो? ऐसे ट्राइंगल बनेगा मेरी दो आंखों के बीच में और पेन के बीच में। तो ये जो एंगल है जहां पे दोनों लाइनें मिलती हैं, उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल, दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। उसी तरह से यहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है ना, आप एक ही जगह खड़े होकर दो चीजों को देख रहे हो, तो उन लाइंस के बीच का जो एंगल है उसी एंगल को बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है। कैसे? ये कौन से एंगल्स है? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो बेटा अगर ये एंगल मुझे पता लग गया और मुझे इस ट्राइंगल में ये साइड निकालनी है, तो मैं तो सिंपल लगा दूंगा क्या, tan ऑफ 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, सो इट इज 100 अपॉन एक्स। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन tan 40 डिग्री। एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है ये। tan 40 की वैल्यू आपको दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो आप आंसर ऐसे ही छोड़ के आ जाओगे, बिकॉज वी आर नॉट सपोज्ड टू नो द वैल्यू ऑफ tan 40। देगा अच्छी बात है, नहीं देगा तो हम ऐसे ही छोड़ेंगे आंसर को। दिस इज द आंसर। बुक में उन्होंने ले रखी है वैल्यू, तो इट इज 100 अपॉन 0.839 कुछ ऐसे करके ले रखी है, तो ये 119 मीटर इज द फाइनल आंसर।
चलो अब हम आते हैं अपने लार्ज डिस्टेंसेस के एस्टिमेशन के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कॉपरनिकस मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। अर्थ से बैठ के कोई प्लैनेट हमसे कितनी दूर है ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक एस्टिमेटेड मेथड है। इसमें एक एजम्पशन लेते हैं, तो मेरे साथ लिखें आप सब लोग अपनी कॉपी में एजम्पशन लेते हैं कि प्लैनेट्स मूव इन सर्कुलर पाथ्स। प्लैनेट्स मूव इन सर्कुलर पाथ्स। प्लैनेट गोल गोल रास्तों पे घूमते हैं, सर्कुलर रास्तों पे घूमते हैं। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो प्लैनेट्स होते हैं बच्चों, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। एलिप्टिकल मतलब जैसे ओवल होता है या फिर अंडा होता है जिस शेप का, उस तरह की शेप होती है ऑर्बिट्स की। बट यहां पर हम एजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि प्लैनेट मूव इन सर्कुलर पाथ्स। नाउ सी, मानेंगे ये सन है, बीच में ये एक प्लैनेट का रास्ता है जिस पे प्लैनेट मूव करता है। सन एकदम उसके सेंटर पे, और ये ऑर्बिट हमारी अर्थ का ऑर्बिट है। ठीक है, नाउ लेट्स सी। मान लो अगर मैं यहां बैठा हूं, अगर मैं यहां पे हूं, लेट्स से दिस इज अर्थ, एंड लेट्स से अगर प्लैनेट यहां पे है, अगर प्लैनेट यहां पे है, ठीक है, तो देखें, अब ध्यान से देखना जरा, ये सन है, तो अर्थ और सन और अर्थ और प्लैनेट, ये जो दो लाइंस हैं, कौन कौन सी लाइंस? अर्थ और सन की लाइन एंड अर्थ और प्लैनेट की लाइन। इन दोनों लाइंस के बीच में अर्थ सन लाइन एंड अर्थ प्लैनेट लाइन, समझ गए? ESEP, इन दो लाइंस के बीच के इस एंगल को हम बोलते हैं, ऐसे छोटे ई टाइप की चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम फिजिक्स में एप्साइलन बोलते हैं, एप्साइलन। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज इलोंगेशन एंगल। इट इज नोन एज इलोंगेशन एंगल। तो इसमें लिखो अपनी कॉपी में, द एंगल बिटवीन अर्थ सन लाइन एंड अर्थ प्लैनेट लाइन इज नोन एज इलोंगेशन एंगल, और उसको ऐसे एप्साइलन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा ध्यान दो, प्लैनेट जो है वो तो अपनी जगह बदलेगा। मान लो प्लैनेट अगर यहाँ पे था, यहाँ पे, तो एप्साइलन की वैल्यू ये थी। मान लो अगर अर्थ यहीं होती और प्लैनेट यहाँ होता, यहाँ पे, तो कैन यू इमेजिन ये एप्साइलन थोड़ा छोटा हो जाता, ये एंगल कम हो जाता। अगर प्लैनेट यहाँ पे होता तो ये एंगल बड़ा हो जाता। अगर प्लैनेट यहाँ होता, यहाँ पे, तो फिर एप्साइलन छोटा हो जाता। यस और नो? तो प्लैनेट की अलग अलग पोजीशन के हिसाब से एप्साइलन की वैल्यू अलग अलग है। कॉपरनिकस मेथड केवल तभी यूज हो सकता है जब इलोंगेशन एंगल अपने मैक्सिमम पे हो। इलोंगेशन एंगल किस पे हो? अपने मैक्सिमा पे हो। लिखो इस चीज को अपनी कॉपी में, लिखो, दिस मेथड कैन ओनली बी यूज्ड। मैं बताऊंगा क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा। दिस मेथड कैन ओनली बी यूज्ड when the elongation angle is maximum, when elongation angle is maximum। चलो बच्चों, तो देखते हैं इलोंगेशन एंगल जब मैक्सिमम होता है तो उस वक्त क्या हो जाता है। तो यहां पर लेट से अर्थ है, ये अर्थ है, यहां पर प्लैनेट है, फिर प्लैनेट यहां पर है, यहां पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अर्थ से आप इस प्लैनेट के ऑर्बिट पे एक टेंजेंट खींचोगे, तो उस टेंजेंट जहां पे टच करेगी, अगर प्लैनेट वहां पे है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि इलोंगेशन एंगल इज मैक्सिमम। आप देख लो, जब ये वाली सिचुएशन होगी, ये सन है, ये प्लैनेट है, तो इसी सिचुएशन में तो ये वाला एंगल मैक्सिमम होगा, ये वाला, क्योंकि अगर प्लैनेट यहां हुआ तो ये एंगल छोटा हो जाएगा, अगर प्लैनेट यहां हुआ तो ये एंगल और छोटा हो जाएगा, अगर प्लैनेट यहां हुआ तो एंगल और छोटा हो जाएगा, बारीक हो जाएगा, अगर प्लैनेट यहां हुआ तो एंगल 0 हो जाएगा इलोंगेशन। तो इलोंगेशन एंगल ज़्यादा कब होगा? जब अर्थ और सन की लाइन और अर्थ और प्लैनेट की लाइन ये मैक्सिमम एंगल बनाए ऐसे, मैक्सिमम। तो इसको मैक्सिमम बनाने के लिए इसको बेटा टेंजेंट पे होना पड़ेगा ना, यहाँ पे। अगर ये प्लैनेट यहाँ हो गया तो आप देखो फिर से एंगल छोटा हो जाएगा, ये एंगल छोटा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब प्लैनेट टेंजेंट पे होगा तो उस वक्त ये वाला एंगल मैक्सिमम होगा, और उसी मैक्सिमम एंगल को हमने क्या माना है? एप्साइलन।
तो अपनी कॉपी में जरा लिख लेना, दिस एप्सिलॉन इज द मैक्सिमम इलोंगेशन एंगल। अगर मैंने कुछ आपको इलोंगेशन एंगल लिखवाया था तो इसको मैक्सिमम कर लेना प्लीज। तो ये एप्सिलॉन हो गया कब, जब ये टेंजेंट हो गई। समझ में आया? तो मैं लिखता हूं इलोंगेशन एंगल इज मैक्सिमम when the line PE is, line PE समझ गए, ये वाली line PE is tangent to the, क्या किसके टेंजेंट है? इस अंदर वाले गोले के, टेंजेंट टू द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। क्लियर है बात? अब देखो, जब ये टेंजेंट है तो यहां से जब लाइन बनाऊंगा ऐसे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? ये वाला 90। तो इस ट्राइंगल को राइट एंगल बनाने के लिए हमने ये काम करा, और इसलिए हमने बोला कि हम केवल ये मैक्सिमम इलोंगेशन एंगल के बारे में ही बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर एंगल कुछ और होता तो ये वाला एंगल 90 ना होता। अगर ये मैक्सिमम इलोंगेशन ना होती तो ये एंगल 90 ना होता, और ये 90 ना होता तो ट्रिग्नोमेट्री ना लग पाती। अब देखो जरा, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको मैं बोल रहा हूं RPS, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ये जो डिस्टेंस है सन से लेकर अर्थ का, इसको मैं बोल रहा हूं R, या इसको मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसको मैं बोल रहा हूं 1। इट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना? इसके बारे में हमने पढ़ा था लेंथ में। मैं अभी थोड़ा और बता देता हूं आपको इसके बारे में, अगर आपको याद नहीं है तो। सो इट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लिखो इसको अपनी कॉपी में, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो ये 1 हो गया। ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको बोलते हैं RPE, मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। चलो, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एप्सिलॉन हम नाप लेते हैं। ये नापना हमारे लिए बहुत दाएं हाथ का खेल है। एक बार देखा सन ऐसे है, प्लैनेट ऐसे है, तो एंगल नाप लिया, ये वाला एंगल। क्लियर? तो दिस एप्सिलॉन इज नोन टू अस। अब देखो, इसकी मदद से और इसकी मदद से हम ये भी निकाल सकते हैं और हम ये भी निकाल सकते हैं कि भाई प्लैनेट हमसे कितना दूर है और प्लैनेट सन से कितना दूर है। ये दोनों चीज़ें निकाली जा सकती है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री है सीधा। अगर हम लिखते हैं साइन ऑफ एप्सिलॉन, इस एंगल का साइन, तो बेटा इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? ये वाली, है ना? और हाइपोटेन्यूज तो यही है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू RPS अपॉन 1। तो यहां से आ गया RPS इज इक्वल टू साइन एप्सिलॉन, यूनिट्स आएंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कोई पूछे जी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो बोलना अर्थ और सन के बीच की दूरी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। चलो, अब ये डिस्टेंस निकाल लिया हमने, ये वाला। अब इसकी बात आती है कि ये भी निकाल लो भैया। ये निकालना है तो क्या करेंगे? कॉस एप्सिलॉन लिख देंगे। कॉस एप्सिलॉन होगा इस एंगल का कॉस। अब देखो बेटा, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, हाइपोटेन्यूज ये वाली है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। ये राइट एंगल यहाँ पे है, दिस इज राइट एंगल, ठीक है? तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये जो है वो बेस है इस एंगल के लिए। तो ये हो जाएगा RPE अपॉन 1। तो यहाँ से RPE की वैल्यू आ गई cos अल्फा। इफ यू वांट यू कैन इवन रिमेंबर दिस, नॉट cos अल्फा, cos एप्सिलॉन। वही एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसको। क्या आप समझ गए कॉपरनिकस मेथड? कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक तो एजम्पशन ये है कि हमने इनको सर्कल माना है, इनके ऑर्बिट्स को, प्लैनेट्स के। दूसरी बात, हम तभी निकाल पाते हैं, कैलकुलेशन तभी हो पाती है जब इलोंगेशन एंगल अपने मैक्सिमम पे हो। जब ऐसा होता है तो ये वाली लाइन जो है वो अंदर वाले ऑर्बिट के टेंजेंट का काम कर रही होती है। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम आते हैं पेज नंबर 20 पे। अगर आप एनसीईआरटी को खोलेंगे पेज नंबर 20, तो वहाँ पर एक बहुत ही अलग सा मेथड दिया हुआ है फॉर एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। तो वही मैंने बोर्ड पर लिखा है। तो ये आपका मिलेगा आपको पेज नंबर 20 इन योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी की बुक नहीं ली है तो आप गूगल पर जाकर एनसीईआरटी PDF डाल दें
तो एक वेबसाइट खुल जाती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो वहाँ से आप एनसीईआरटी का पीडीएफ वर्जन डाउनलोड करके यूज़ करना शुरू कर सकते हो। तो इसके अंदर उन्होंने बोला है कि एक एसिड होता है ओलिक एसिड, ठीक है, उसका एक मॉलिक्यूल की जो ये विड्थ है या इसका जो डायमीटर है वो इन्होंने निकालने की कोशिश करी है, ठीक है, कि मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना होगा। तो देखो इसके लिए उन्होंने क्या करा, दे टुक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड। उन्होंने 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया, जिसके साथ एल्कोहल मिक्स कर दिया और इसका 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बना लिया। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब बोल लो या मिलीलीटर बोल लो, एक ही बात है। तो 1 मिलीलीटर ओलिक एसिड में आपने एल्कोहल मिक्स करा और 20 ml सॉल्यूशन बना लिया। ये जो सॉल्यूशन बना इसका फिर से 1 ml लिया, इस सॉल्यूशन का 1 ml ऑफ द अबव सॉल्यूशन लिया, उसके साथ फिर से अल्कोहल मिक्स करा। मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ओलिक एसिड के सॉल्यूशन को बहुत डाइल्यूट कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या करा कि अल्कोहल लिया बहुत सारा, उसमें 1 ml ओलिक एसिड डाल दिया, फिर वो जो सॉल्यूशन बना उसमें से 1 ml निकाला और उसको ले जाकर फिर से प्योर अल्कोहल में डाल दिया, फिर से 20 ml सॉल्यूशन बना लिया। तो हमने 2 बार डाइल्यूट करा। तो अगर ये जो फाइनल सॉल्यूशन की बात करेगा तो इसमें 2 बार डाइल्यूशन हुआ, एक बार यहाँ पे अल्कोहल से डाइल्यूट किया गया ओलिक एसिड को, फिर दोबारा अल्कोहल डाला गया इस सॉल्यूशन के 1 ml के अंदर। इज इट क्लियर? मैं आपको समझाता हूँ जरा क्या है ये। तो ये फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब बना। देखो जरा, इसको हम थोड़ा पिक्टोरियली समझते हैं। यहाँ पे हमने अल्कोहल लिया, उसके अंदर ऊपर से 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड डाल दिया, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन बन गया। कितना बना ये सॉल्यूशन? 20 ml बना टोटल मिला के। मतलब हमने इतना अल्कोहल डाला, मतलब लगभग 19 ml अल्कोहल डाला लगभग। तो आप ये सोचो 20 ml सॉल्यूशन में बेटा ओलिक एसिड कितना है? एक ही तो है। फिर आपने क्या करा, इस 20 में से 1 ml लिया, इस 20 का 1 ml लिया और एक अगले बॉक्स में डाल दिया जिसमें पहले से ही 19 ml अल्कोहल पड़ा हुआ था मान लो। तो सोचो ये पहले ही डाइल्यूट हो गया था, उसमें से 1 ml निकाल कर फिर से अल्कोहल में डाल दिया तो और डाइल्यूट हो गया। यस और नो? तो ये जब किया तो फिर से ये सॉल्यूशन बना कितना? 20 ml। तो 2 बार ऐसा काम करा, मतलब वी मेड अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे कि 1 ml ओलिक एसिड 400 ml अल्कोहल में डाल देते। ये बार बार 20-20 करने से अच्छा 2 बार, मतलब 2 बार ये काम करने से अच्छा आप सीधा 400 ml अल्कोहल लेते, उसमें 1 ml ये ओलिक एसिड डाल देते, तो भी ये काम हो जाता। समझ पा रहे हो? अब उन्होंने क्या करा कि ये जो फाइनल सॉल्यूशन आया, ये जो फाइनल सॉल्यूशन आया इसमें से उन्होंने एक ड्रॉपर लिया। ड्रॉपर समझते हो ना, वो जो आंख में ड्रॉप डालने के काम आता है, कुछ मेडिकल स्टोर्स पे मिलता है। तो उस ड्रॉपर में इस वाले सॉल्यूशन को भर लिया और फिर क्या करा, एक कंटेनर में पानी ले लिया। ध्यान से सुनना जरा, बड़ी तगड़ी कहानी है ये पानी ले लिया और जाकर के उस ड्रॉपर को यहाँ पे जिसको बोलते हैं ओलिक एसिड के इस सॉल्यूशन को जाकर उसके ऊपर कुछ बूंदे डाल दी। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ओलिक एसिड सॉल्यूशन विद अल्कोहल वाज ड्रॉप्ड ऑन वाटर। समझने की कोशिश करो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मैं मानता हूं। वाटर के ऊपर उन्होंने ओलिक एसिड डाल दिया। अब ओलिक एसिड की प्रॉपर्टी देखो क्या होती है कि ओलिक एसिड जब अल्कोहल में घुला होता है तो वो जाकर पानी के ऊपर फैल जाता है पूरा। तो पानी के ऊपर वो फैल गया, वो पूरा ऐसे फैल गया, ये इस तरह से। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? अब क्या हुआ कि इसमें से जो अल्कोहल है वो उड़ गया। अल्कोहल वोलेटाइल होता है तो अल्कोहल इवेपोरेट्स। तो यहां क्या बचा? सिर्फ बहुत ही पतली सी लेयर थी। तो यहां पे क्या बचा? यहां पे पूरा का पूरा ओलिक एसिड बच जाएगा पानी के सरफेस के ऊपर। इज इट क्लियर? मैं इसको रिपीट करता हूं एक बार फटाफट से। हमने 1 ml ओलिक एसिड लिया, उसको अल्कोहल में मिक्स करा, 20 ml सॉल्यूशन बनाया। उस सॉल्यूशन में से 1 ml लिया, फिर उसको अल्कोहल में मिक्स करा, फिर से 20 ml बनाया। उस 20 ml में से कुछ ड्रॉपर में से ड्रॉप्स भर के पानी के ऊपर ड्रॉप कर दी।
कितनी ड्रॉप्स? n ड्रॉप्स, n ड्रॉप्स वर ड्रॉप्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जिसमें से अल्टीमेटली अल्कोहल उड़ गया। अब देखो बेटा, ये जो थिकनेस है, यहाँ पे जो लेयर की थिकनेस है, हमको ये एस्टिमेट करनी है कि जो ये सॉल्यूशन की थिकनेस है पानी के ऊपर वो कितनी है। अगर हमने वो एस्टिमेट कर ली तो हम बोल देंगे वही ओलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का डायमीटर है। तो ये जो थिकनेस है ना, दिस थिकनेस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड। क्योंकि हम ऐसा मान के चलेंगे कि जब अल्कोहल उड़ गया तो यहाँ पर जो ओलिक एसिड की लेयर बची वो एक ही मॉलिक्यूलर थिक है, एक ही मॉलिक्यूल थिक है। मतलब ऐसा नहीं उसमें मल्टीपल मॉलिक्यूल नहीं है, ये वाली चीज़ नहीं है, केवल वो एक ही मॉलिक्यूल की लेयर है। क्योंकि हमने बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है तो ओलिक एसिड की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है कि मल्टी लेयर बन जाएगी, एक ओलिक एसिड की लेयर उसके ऊपर एक और लेयर। नहीं, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सीधा ओलिक एसिड डाल देते हैं पानी के ऊपर तो उस केस में बेटा वो जो लेयर्स बनती ओलिक एसिड की मल्टीपल लेयर बन जाती पानी के ऊपर। लेकिन जब हमने इतना डाइल्यूट करने के बाद उसको पानी पे डाला तो हम ये बोल सकते हैं, मतलब ये भी एस्टिमेट है कि हम बोल सकते हैं कि जो ओलिक एसिड की लेयर बचेगी वो केवल एक ही मॉलिक्यूल डायमीटर जितनी थिक होगी। तो अगर हम इस लेयर की थिकनेस निकाल लें तो इसका मतलब मैंने ओलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का डायमीटर निकाल लिया। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर कि थिकनेस ऑफ द लेयर, ये लिखो अपनी कॉपी में, थिकनेस ऑफ द लेयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड मॉलिक्यूल। चलो, तो ये अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई है तो हम फटाफट से इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। चलो, तो माय डियर किड्स, नाउ लेट्स सी। हम ऐसा बोलते हैं, लेट n ड्रॉप्स ऑफ ओलिक एसिड सॉल्यूशन वर ड्रॉप्ड ऑन वाटर सरफेस। कि हम मानते हैं n ड्रॉप्स उस ओलिक एसिड और अल्कोहल सॉल्यूशन की हमने उसके ऊपर ड्रॉप करी थी। अब लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, ठीक है। तो हमने टोटल कितना ड्रॉप करा था उस पानी के सरफेस पे, मैं एक बार फिर से बनाया तो डायग्राम। पानी का सरफेस है, उसके ऊपर हमने ये ड्रॉप करा है, यहाँ पे अल्टीमेटली ओलिक एसिड की एक मॉलिक्यूल जितनी थिक लेयर बच गई है ऐसे। तो हमने जो ड्रॉप करा था n ड्रॉप्स करी थी और हर ड्रॉप की वॉल्यूम थी v। उसमें ओलिक एसिड कितना था? क्या सारा ओलिक एसिड था? नहीं बेटा, बहुत सारा तो अल्कोहल था। हमने पहले ओलिक एसिड को 20 गुना डाइल्यूट करा, फिर उसमें से एक ड्रॉप 1 ml निकालकर फिर से उसको 20 गुना डाइल्यूट करा। तो अल्टीमेटली हमने ओलिक एसिड को 2 बार 20 टाइम डाइल्यूट करा। येस और नो? 2 बार डाइल्यूट करा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, समझ कम आता है तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो हम बोलेंगे कि n इंटू वी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ड्रॉप्ड ऑन द वाटर सरफेस। लेकिन ये सारा ओलिक एसिड नहीं है, इसमें तो बहुत सारा अल्कोहल है। तो इसमें ओलिक एसिड की मात्रा कितनी है? वो है बेटा 1/20 इंटू 1/20। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड दैट वॉज ड्रॉप्ड ऑन द वाटर सरफेस। येस और नो? येस और नो? अब सोचो, मान लो ये जो कंटेनर है, इसका एरिया जो है ना, ऊपर का एरिया जो ऊपर का है वो कैपिटल ए है और ये थिकनेस टी है। अल्टीमेटली मैंने आपको बोला अल्कोहल तो इवेपोरेट कर जाएगा, पानी के ऊपर जो बचेगा वो केवल कौन बचेगा? ओलिक एसिड बचेगा। हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड विच इज नाउ रिमेनिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर? बेटा ध्यान से सुनना, ओलिक एसिड की जो वॉल्यूम है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थिकनेस। कैसे? आप ऐसे सोचो कि ये ओलिक एसिड की लेयर है, ये ओलिक एसिड की लेयर है पानी के ऊपर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और ये वाली थिकनेस टी है। समझ पा रहे हो? उसकी ये थिकनेस टी है। तो बेटा ये वॉल्यूम कितनी हो गई? ये पूरा ओलिक एसिड कितना है इसके अंदर टोटल मिला के? ये पूरा ए इंटू टी तो है सिलेंडर की वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू थिकनेस। तो ये जो ओलिक एसिड की वॉल्यूम हमने डाली है, इसको क्या मैं ए इंटू टी के बराबर नहीं रख सकता? जो मैंने आपको बोला, ये जो ओलिक एसिड बचा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो n ड्रॉप्स में ओलिक एसिड था वो तो केवल n इंटू वी विच वॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स, उसको 20 से 2 बार डिवाइड करोगे तभी तो आएगा ना टोटल वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड। तो ये है, ये जो चीज़ है, दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड
इन n ड्रॉप्स। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, पता है क्यों हो गया बच्चों? घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया कि हमने 2 बार ये 20-20 करा, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप तो ये सोचो कि जो ओलिक एसिड मैंने उसके ऊपर डाला है उसकी वॉल्यूम को मैंने A/T के बराबर रख दिया, बस खत्म बात। कोई बोले जी A/T की उसमें तो एल्कोहल भी था, नहीं, एल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है। वाई? बिकॉज एल्कोहल इज वेरी वोलेटाइल। आपको तो पता ही है एल्कोहल को अगर आप खुले में रख दोगे तो वो सुबह होगा और शाम को गायब। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन हमने बना ली, तो यहाँ से T निकल जाएगा। क्या निकलेगा T बेटा? N इंटू V डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20 इंटू कैपिटल A। बस खत्म बात। अब यूनिट्स का ध्यान रखना थोड़ा सा। कैसे कैसे रखेंगे भैया ध्यान? ये n तो डायमेंशनलेस है, जो वॉल्यूम के यूनिट्स होंगे, जैसे मान लो अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है या ml में है, तो एरिया को भी बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही ले लेना, या तो ऐसा कर लेना या फिर सब कुछ मीटर क्यूब में ले लेना। इसको मीटर क्यूब में ले लेना, इसको मीटर स्क्वायर में ले लेना, तो ये जो T आएगा ये आपका मीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मीटर में। अगर इन दोनों को सेंटीमीटर में लोगे तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब वो आपको देखना है कि कैसे, लेकिन फॉर्मूला यही है। कई बच्चे तो सिर्फ इस फॉर्मूले को लास्ट में रट लेते हैं और सीधा जाके प्रॉब्लम कराते हैं। अब हम देखेंगे सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2.5। सब लोग अपनी बुक में निकालो पेज नंबर 20, सॉल्व एग्जाम्पल 2.5, उसको हम सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों अब देखते हैं हम सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2.5। एनसीईआरटी बुक का है, पेज नंबर 20 पे गिवन है। तो उसके अंदर क्वेश्चन में उसने बोला है कि अगर एक न्यूक्लियस को स्केल अप कर दो, स्केल अप का मतलब होता है बड़ा कर दो, और न्यूक्लियस को कितना बड़ा कर दो? साइज ऑफ टिप ऑफ अ पिन। एक पिन की टिप जितना बड़ा कर दो न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो दे रखा है क्वेश्चन में 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻⁻14 मीटर तक कहीं भी हो सकता है। और जो टिप ऑफ द पिन होती है उसका साइज होता है 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻4 मीटर तक। इमेजिन 10⁻⁻15 को वो कह रहा है 10⁻⁻5 कर दो। 10⁻⁻15 को स्केल अप करके बड़ा करके इतना कर दो। तो कितने गुना बड़ा करा हमने? इसको किससे मल्टीप्लाई करा कि वो आ गया? तो मेरे को तो दिख रहा है साफ साफ। अगर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं बेटा, इससे इसको डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड कर दो। मैं आपको थोड़ा नॉर्मल टर्म से समझाता हूँ। मान लो आपको कोई बोले कि जी 2 को बड़ा करके 50 कर दो, तो आपसे पूछे बताओ कितने गुना किया? वैसे तो हमको दिख ही रहा है, नहीं भी दिख रहा तो क्या है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड कर दो, 25 आ जाएगा। यस और नो? तो वही काम यहाँ करना है, बड़ा नंबर ये, छोटा नंबर ये, डिवाइड कर देते हैं। तो स्केलिंग अप पे ऐसे ही निकालते हैं कितने गुना स्केल अप किया है। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ टाइम्स न्यूक्लियस इज स्केल्ड अप, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻15। आंसर आएगा बेटा 10⁻10। तो स्केलिंग 10⁻10 गुना कर दी हमने। अब वो बोल रहे इसी स्केलिंग के साथ, इसी स्केलिंग अप के साथ एटम का साइज कितना हो जाएगा? एटम का जो ओरिजिनल साइज होता है वो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको लिखवाया भी था लास्ट क्लास में, वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इसको अगर उसी फैक्टर के साथ स्केल अप कर दोगे जिससे न्यूक्लियस को स्केल अप किया, उस टिप ऑफ द पिन बन गया, तो अगर एटम को उसी फैक्टर से स्केल अप कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर। इसका मतलब पता है क्या बेटा? एटम अगर इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा, तो उसके अंदर रखा हुआ न्यूक्लियस एक पेन की टिप के बराबर है, पिन की टिप के बराबर। जो पतली सी सुई होती है ना, उसकी जो टिप होती है, उतना बड़ा है न्यूक्लियस। एटम कितना बड़ा है? इतना बड़ा। समझ पा रहे हो? तो एटम इतना बड़ा होता है, उसके अंदर इतना सा होता है न्यूक्लियस। जबकि बचपन में आपने सीखा हुआ है कि अगर ये एटम है तो ये न्यूक्लियस है। गलत है ये। ऐसा है, ये एटम है तो ये न्यूक्लियस है। यू वोंट बी इवन एबल टू सी इट, दिखेगा भी नहीं आपको, इतना छोटा है। तो एटम तो प्रैक्टिकली पूरा खाली होता है, हाँ या ना? केमिस्ट्री में बताऊंगा इसके बारे में। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.31 इंटू 10⁻⁻31 kg। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 kg? अगर 1 kg इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आप हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को 2 से 3 मिनट के लिए पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, अगर आपने ट्राई कर लिया हो।
हो पाया क्या आपसे ये वाला क्वेश्चन? हो पाया? अगर हो पाया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.31 इंटू 10 के -31। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अगर 1 kg में देखना है कितने हैं तो बेटा यहाँ पे रहने दो 1 को, तो यहाँ हो जाएगा 1 kg। ये जो पूरा नंबर है इसको ले जाओ डिनोमिनेटर में, सो इट विल बी 1/9.1 इंटू 10 की पावर -31, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, कुछ यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 10 की पावर 31/9.1 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है मास ऑफ प्रोटॉन इज इतना, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन 1 ग्राम। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपसे हो जाना चाहिए। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। चलो हो पाया क्या आपसे? हो पाया? हो पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। डोंट लूज हार्ट, जस्ट लुक एट हाउ आई एम डूइंग इट। हम बोलेंगे 1 प्रोटॉन का मास दे रखा है तो हम बोलेंगे 1p इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब देखो इसने 1 किलो में नहीं पूछा कितने प्रोटॉन है, इसने 1 ग्राम में पूछा, तो ग्राम में पूछा तो कोई डरने की बात नहीं है। आपने क्या करना है, इसको ग्राम में लिख देना है। सो इट इज़ 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। समझ गए कैसे? किलोग्राम बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है, तो ये नंबर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या ऐसा बोल दो किलोग्राम को मैंने 1000 ग्राम लिख दिया यहाँ पे, तो जब 1000 इससे मल्टीप्लाई हो तो 10 की पावर -24 बचा। ये एक प्रोटॉन है, तो अगर यहाँ पे 1 चाहिए तो इस पूरे नंबर को उठाकर बेटा डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/1.67 इंटू 10 की पावर -24, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 ग्राम। समझ में आ गई बात? ये इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसको। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ मच लार्जर इज 1 मिलीसेकेंड देन 1 नैनोसेकेंड। अब ये जनरल क्वेश्चंस हैं, ये आपके जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स और ये जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा है इनडायरेक्ट मेजरमेंट का, ये उसके मिक्सचर टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो देखो हाउ मच लार्जर इज 1 मिलीसेकेंड। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 और नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। लिखो इसको अपनी कॉपी में। तो 1 मिलीसेकेंड देन 1 नैनोसेकेंड। तो हाउ मच लार्जर इज 1 मिलीसेकेंड, तो बोल रहा है 10 की पावर -3 जो है वो 10 की पावर -9 से कितना बड़ा है, ये वाला नंबर। तो बेटा ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, तो बड़े को छोटे से डिवाइड कर दो, फैक्टर आ जाएगा। तो बस यही करना है, 10 की पावर -3 को 10 की पावर -9 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आएगा 10 की पावर 6। तो इसका मतलब मिली सेकेंड जो है वो नैनो सेकेंड से 10 की पावर 6 गुना ज़्यादा है। इज इट क्लियर? लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एन एटम इज एनलार्ज टू द साइज ऑफ अर्थ। अब आपको अर्थ का साइज याद है कितना होता है? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, अगर आपको नहीं याद तो मैं फिर से बताता हूँ। इट इज़ बेटा 6400 किलोमीटर, ये इसका रेडियस है। तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 6.4 को क्या लिखूंगा? ये 5 से बड़ा है ना 6.4, तो इसको 10 मानेंगे ना। ऑर्डर की बात करनी है हमको, तो इसके जो साइज का ऑर्डर है अर्थ के रेडियस के वो हो जाएगा बेटा 10 की पावर 7, क्योंकि यहाँ से एक 10 आएगा और यहाँ से एक 10 की पावर 6 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 की पावर 7। अब ध्यान दो, तो बोल रहा है अगर एटम का असली साइज क्या है? 10 की पावर -10। अगर बोल रहे 10 की पावर -10 को स्केल अप करके, जैसा क्वेश्चन मैंने आपको भी कराया था, 10 की पावर -10 को स्केल अप करके साइज ऑफ अर्थ पे पहुंचा दो, तो 10 की पावर -10 को क्या कर दो? 10 की पावर 7 बना दो। यस और नो? तो स्केल अप फैक्टर कितना होगा निकाल सकते हो। अगर इस चीज को ये बनाना है तो कितना है स्केल अप फैक्टर? बहुत आसान है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड कर दो, स्केल अप फैक्टर आ जाएगा 10 की पावर 17। 17 है खतरा, तो इसको 10 की पावर 17 से जब मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ये आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसका मतलब स्केल ऑफ फैक्टर 10 की पावर 17 है। तो न्यूक्लियस का साइज बोल रहा है क्या हो जाएगा? अब न्यूक्लियस का साइज होता क्या है? 10 की पावर -15। जब उसको 10 की पावर 17 से स्केल अप कर दोगे तो न्यूक्लियस का साइज हो जाएगा बेटा 10 की पावर -15 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 17। आंसर हो जाएगा 10 की पावर 2। इज इट क्लियर? समझ में आया? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। बस स्केलिंग अप, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ये सब पता होनी चाहिए, है ना। न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, एटम का साइज क्या होता है, अर्थ का रेडियस क्या होता है, अर्थ और मून का डिस्टेंस किस ऑर्डर का होता है, लिख लो 10 की पावर 8 होता है। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस किस ऑर्डर का होता है बेटा? 10 की पावर 11।
तो ये सारी जानकारी आपको हमेशा हर वक्त होनी चाहिए, तभी हम इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे, स्केलिंग अप वाले। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने आपके सामने, ये स्केलिंग डाउन के ऊपर है। इसमें क्वेश्चन में बोला गया अगर यूनिवर्स को श्रिंक कर दिया जाए टू द साइज ऑफ अर्थ, है ना, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है हमारा, उसको अगर छोटा करते 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 अर्थ के साइज का कर दिया जाए, तो बोल रहे उस स्केल के हिसाब से अर्थ कितनी बड़ी हो जाएगी, व्हाट विल बी द न्यू साइज ऑफ द अर्थ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इससे आपको पता चलेगा कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है अर्थ के मुकाबले। अब सोचो, तो यहां पर बोला यूनिवर्स, यूनिवर्स का एक्चुअल साइज होता है बेटा 10 की पावर माइनस 25, सॉरी 10 की पावर 25, ये हमारा होता है यूनिवर्स, ठीक है। इसको बोल रहे छोटा कर दो, इसको कितना बड़ा कर दो, मतलब इसका साइज कितना कर दो, अर्थ के जितना। अर्थ क्या होती है 10 की पावर 7 मीटर, ये आपको याद रखना है। तो ये स्केल डाउन का क्वेश्चन है। नाउ इट हैज बीन स्केल्ड डाउन, कितने गुना स्केल डाउन किया, बड़े नंबर थे, छोटे नंबर को डिवाइड कर दो। जब भी स्केल अप फैक्टर या स्केल डाउन फैक्टर निकालना होता है, लिख लो अपनी कॉपी में, ऑलवेज डिवाइड द लार्जर नंबर विद द स्मॉलर नंबर। चाहे स्केल अप फैक्टर निकालना हो, चाहे स्केल डाउन फैक्टर निकालना हो, बड़े नंबर से हमेशा छोटे नंबर को डिवाइड करना है। तो स्केल डाउन फैक्टर आएगा इस बार, स्केल डाउन फैक्टर कितना आएगा, स्केल डाउन फैक्टर आएगा 10 की पावर 25 अपॉन 10 की पावर 7, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 18। तो जब 10 की पावर 25 को स्केल डाउन कर दिया जाएगा 10 की पावर 18 गुना, स्केल डाउन में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो आंसर आएगा 10 की पावर 7। तो बोल रहे इसी स्केल पे अर्थ कितनी बड़ी हो जाएगी। अब देखो, अर्थ तो बेचारी है ही 10 की पावर 7, अगर इसको स्केल डाउन कर दिया 10 की पावर 18 से, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर -11 मीटर। एटम से भी छोटी, एटम तो फिर भी 10 की पावर -10 होता है। तो इसका मतलब अगर यूनिवर्स अर्थ जितना बड़ा है, अगर यूनिवर्स अर्थ जितना बड़ा है, तो जो हमारी अर्थ है ना बच्चों, वो एक एटम से भी छोटी है। तो आप सोच लो जरा यूनिवर्स कितना बड़ा है। मतलब अर्थ की इंपॉर्टेंस या अर्थ की औकात यूनिवर्स के सामने वही है जो औकात एक एटम की अर्थ के सामने। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द साइज ऑफ आवर यूनिवर्स। 10 की पावर 25, अर्थ क्या है 10 की पावर 7, कितना फर्क है, 10 की पावर 18 का फर्क है। 10 की पावर 18 मतलब 1 लगाकर उसके आगे 18 जीरो लगाओ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये हमने एक और क्वेश्चन देखा। आज की क्लास में एक लास्ट डिस्कशन करना है मेरे को। चलो बच्चों, आज की क्लास को खत्म करने से पहले मैं आपको पार्सेक के बारे में बताऊंगा। पार्सेक इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, जो कि हमारा लाइट ईयर से भी करीब 3 गुना बड़ा होता है। ठीक है, निकालते कैसे हैं पार्सेक को, या पार्सेक होता क्या है देखेंगे जरा ध्यान से। लेट से यहां पर एक स्टार है, लेट से यहां पर एक स्टार है। इस स्टार को 2 डिफरेंट पॉइंट से देखा जाता है। लेट से एक पॉइंट है बेटा यहां पे और एक पॉइंट है यहां पे। इन दोनों पॉइंट से मैं स्टार को देखता हूं। तो एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बेसिस कहलाता है, इफ यू रिमेंबर। इस बेसिस का एक नाम और है, इस बेसिस को कभी कभी बेस लाइन भी बोल देते हैं। बनाओ इसको अपनी कॉपी में। द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड बेसिस या फिर बेस लाइन। देखें जरा, ये जो बेस लाइन है उसने कितना एंगल सबटेंड करा इस स्टार पे, ये स्टार है, ये वाला एंगल, यस और नो। मान लो मैं बेसिस को बड़ा कर दूं, पहले बेसिस इतना था, मैं बेसिस को बड़ा कर दूं, बेसिस एक पॉइंट यहां हो गया और एक पॉइंट ऑब्जर्वेशन का यहां हो गया, तो एंगल सबटेंडेड देखो जरा स्टार पे क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड बढ़ गया। अगर मैं बेसिस को और बड़ा कर दूं तो एंगल सबटेंडेड और बड़ा हो गया, हाँ या ना, बोलो। तो ये चीज हम लिखेंगे अपनी कॉपी में, लिखेंगे ये डायग्राम बनाने के बाद नीचे लिखेंगे उसके, लार्जर इज द बेसिस, लार्जर इज द बेसिस, लार्जर इज द एंगल सबटेंडेड एट द स्टार।
लार्जर इज द बेसिस, लार्जर इज द एंगल सबटेंडेड एट द स्टार। अगर मैं आपसे बोलूं अर्थ पे बैठ के आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बेसिस कितना ले सकते हो, मतलब द क्वेश्चन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट बेसिस दैट यू कैन टेक वाइल सिटिंग ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर बैठकर कितना बड़ा बेसिस लेना पॉसिबल है। तो ध्यान देंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मान लो ये अर्थ है, तो बेटा इसके ऊपर बैठकर ज़्यादा बड़े से बड़ा बेसिस क्या हो सकता है। अगर एक बंदा यहाँ बैठ जाए, दूसरा बंदा यहाँ बैठ जाए, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को तो बेसिस बोलते हैं। वो डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब ए बी डायमीटर ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए, और यही आपका लार्जेस्ट बेसिस पॉसिबल है अर्थ के ऊपर से। दिस इज द लार्जेस्ट बेसिस पॉसिबल फ्रॉम द अर्थ, येस और नो। अब देखो बेटा, कुछ स्टार बहुत दूर होते हैं। जब स्टार दूर होता है ना, जैसे मान लो कि अर्थ के 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर एक स्टार है, ध्यान दो। तो आपने बोला कि भैया ये एंगल इतना सबटेंड कर रहा है, चलो समझ में आती है बात। एक स्टार यहाँ पे है, ये एंगल छोटा हो जाएगा। तो जो स्टार पास में होता है उसके ऊपर ज़्यादा बड़ा एंगल सबटेंड होता है इस बेसिस से, और जो स्टार दूर हो जाता है उसके ऊपर एंगल छोटा होता जाता है। तो जब स्टार बहुत दूर हो जाता है तो एंगल बहुत छोटा हो जाता है उसके ऊपर सबटेंड, तो हमको बड़े बेसिस की ज़रूरत पड़ी। तो पीपल सेड दैट दिस बेसिस विच इज़ द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ वेरी स्मॉल फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्टार्स, क्योंकि कई स्टार तो हमसे इतनी दूर है कि उन पर ऐसा लगता है कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो ज़ीरो है। तो हमको एक बड़े बेसिस की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि जब बेसिस बढ़ता है तो जो एंगल सबटेंडेड होता है वहाँ स्टार के ऊपर वो भी बढ़ता है। जस्ट इससे पहले लिखवाया मैंने। तो पीपल सेड दैट वी नीड अ लार्जर बेसिस। तो लिखो इस चीज़ को अपनी कॉपी में, लिखो द मैक्सिमम पॉसिबल बेसिस ऑन अर्थ इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ। द मैक्सिमम पॉसिबल बेसिस ऑन अर्थ इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अर्थ, full stop, which is a very small basis for measurement of distance of some stars। बहुत ही छोटा बेसिस है ये वाला, देखने में बड़ा लगता है हमको, बट स्टार्स के डिस्टेंस के मुकाबले ये बेसिस बहुत छोटा है। तो इसमें लिखो therefore people chose a larger basis। लोगों ने एक बहुत बड़ा बेसिस चूज़ करा। अब बड़े बेसिस को हम कैसे चूज़ कर सकते हैं बेटा, हम तो अर्थ के ऊपर है, हमको तो इससे बड़ा बेसिस मिल ही नहीं सकता। लोगों ने कहा नहीं, हमको मिल सकता है। चलो, तो व्हाट पीपल सेड वाज, लेट्स से दिस इज द ऑर्बिट इन विच द अर्थ इज रोटेटिंग। ये सन है, यहाँ पे लेट्स से अर्थ है, दिस इज अर्थ, दिस इज सन। पीपल सेड दैट अ लार्जर बेसिस देन द डायमीटर ऑफ अर्थ इज पॉसिबल एंड दैट बेसिस इज मच मच लार्जर। कैसे? लोगों ने कहा ये बेसिस हो जाएगा, दिस इज द बेसिस। क्या है ये? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, जो किसके बराबर होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का बेसिस ले लिया। अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का बेसिस लिया, ध्यान से सुनना, और एक स्टार है हमसे इतना दूर कि ये वाला जो बड़ा बेसिस है वो भी उस स्टार के ऊपर जो एंगल सबटेंड करता है बच्चों, वो बहुत ही छोटा एंगल है। कितना छोटा? 1 सेकेंड के बराबर। क्योंकि आपको तो पता ही है स्टार जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही एंगल उसके ऊपर कम सबटेंड कर पाएंगे हम। अगर वही स्टार यहां पे होता तो ये देखो एंगल बड़ा हो जाता, दिस एंगल वुड हैव बीन लार्जर देन दिस एंगल। तो हम एक ऐसे डिस्टेंट स्टार की बात कर रहे हैं जो कि इतने बड़े बेसिस से देखने पे भी जो एंगल सबटेंड होता है उस स्टार के ऊपर, दैट एंगल इज 1 सेकेंड या फिर 1 आर्क सेकेंड, जो कि 1 डिग्री का 1/3600 टाइम्स है। इतना छोटा एंगल सबटेंड कर पाते हैं हम इतने बड़े बेसिस से भी उस स्टार के ऊपर। तो उस स्टार की जो दूरी है हमसे, उस दूरी को बेटा बोलते हैं 1 पारसेक। उस दूरी को क्या बोलते हैं? 1 पारसेक। ध्यान देना। तो मैं जरा आपको अपने वर्ड्स में लिखता हूं, बोलता हूं, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करो, या मैं लिखता हूं यहां पे। चलो, 1 पारसेक इज द डिस्टेंस of the star
1 parsec is the distance of the star on which a baseline of, baseline basis एक ही बात है, on which a baseline of, या on which a baseline equal to, on which a baseline equal to distance between earth and sun subtends an angle equal to 1 arc second. Is it clear? Is it clear? ये डिस्टेंस बेटा हमको पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर. ये डिस्टेंस मुझे पता है. ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, ये वाला जो 1 पार्सेक है. तो मैं पार्सेक का आपको मतलब भी निकाल के बताता हूँ, या 1 पार्सेक कितना होता है. इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं. यही हमने किया था जब डिस्टेंस ऑफ द स्टार निकाला था हमने पैरेलैक्स मेथड से, तो यही किया था हमने. तो ये x मान लिया इस डिस्टेंस को. ये 1 सेकेंड है, तो थीटा 1 सेकेंड है. ये वाला जो आर्क है जो थीटा के सामने होती है साइड, उसको आर्क बोलते हैं, वो दे रखा है. तो ये निकालना, ध्यान दो जरा. 1 सेकेंड जो था बेटा वो था 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियंस. लास्ट क्लास में डिस्कस किया है ना. तो थीटा आ गया हमारे पास, दिस इज थीटा. आर्क भी दे रखा है ये रहा, तो निकल जाएगा वो वाली चीज. तो हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो थीटा की जगह पुट कर दिया 4.85 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन रेडियस की जगह बेटा ये वाली चीज़ x. तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1.5 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 4.85 इंटू 10 की पावर -6. सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर. ठीक है, चलो बच्चों, तो आज की क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं. मैं आपको एक क्लास और लेकर के आऊँगा जिसके अंदर हम और मिसलेनियस क्वेश्चन जितने भी टॉपिक हमने अभी तक पढ़े हैं उनके ऊपर करेंगे. और फिर हमारा बस एक टॉपिक बचेगा इस चैप्टर का विच इज़ कॉल्ड एरर एनालिसिस. ठीक है, एंड वंस वी फिनिश द चैप्टर देन वील स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 3. और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. उसमें मोशन के बारे में हम बात करेंगे. थोड़ा बहुत आप जानते हो, थोड़ा बहुत आप नई चीज़ें जानोगे, बहुत सारी नई चीज़ें उसके अंदर आप सीखोगे. डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैथमेटिकल टूल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू आर मेकिंग नोट्स and I hope you are not wasting your time in studying at home. Thank you so much. See you very soon.